1 जनवरी 1948 जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान के इन्वेजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर की सरजमी पर भयानक जंग जारी थी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कबायलियों और उसकी सेना को जम्मू कश्मीर के एक बड़े हिस्से से पीछे धकेल दिया था। भारतीय सेना तेज रफ्तार से जीत की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तभी दिल्ली से आए एक फैसले ने सब कुछ एक झटके में पलट दिया। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जम्मू कश्मीर के मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस में ले गए और यूएन ने इस मामले को सुलझाने के बजाय इसमें ऐसी गांठ डाल दी जो आज तक नहीं खुल सकी। भारत का कानूनी हक होने के बावजूद जम्मू कश्मीर का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान ने हड़प लिया और तब से ये हिस्सा भारत के नक्शे पर तो है, लेकिन जमीनी हकीकत में ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके है। पाकिस्तान पीओके के एक हिस्से को आजाद जम्मू एंड कश्मीर कहता है, लेकिन हकीकत यह है कि इस कब्जे के बाद वहाँ आजादी नाम की कोई चीज नहीं बची। वहाँ की जनता आज भी पाकिस्तानी मिलिट्री और आईएसआई के जुल्म के साए में जी रही है। जो सत्ता के खिलाफ मुंह खोलता है वो या तो लापता हो जाता है या फिर मिटा दिया जाता है। कश्मीर को जन्नत कहा जाता है, लेकिन अफसोस पाकिस्तान ने कब्जाए गए कश्मीर को आतंक की फैक्ट्री बना दिया है। पीओके से ही लश्कर ताइबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन ऑपरेट करते हैं, जो दशकों से भारत में घुसकर भारत को चोट पहुंचाते आए हैं। पहलगाम हमला इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है। पाकिस्तान के लिए पीओके सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा है जिसे उसने हमेशा केवल अपने निजी फायदे और सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल किया है। साल 1963 में उसने पीओके का 5180 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चीन को गिफ्ट कर दिया था, ताकि जब भारत इसे वापस लेने की कोशिश करे तो वो चीन को ढाल की तरह इस्तेमाल कर सके। चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर पीओके के रास्ते ही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC नाम का 3000 किलोमीटर का इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क बना रहा है, जो भारत की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। युद्ध की स्थिति में चाइना इसी रास्ते से न केवल पाकिस्तान तक हथियार और अपनी सेना पहुंचा सकता है, बल्कि भारत की मिलिट्री डिप्लॉयमेंट पर बारीकी से नजर भी रख सकता है। ऐसे में भारत के प्राइम मिनिस्टर से लेकर फॉरेन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर तक कई मंचों से ऐलान कर चुके हैं कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और भारत इसे वापस लेकर रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा कैसे हुआ? पाकिस्तान पीओके में शासन कैसे करता है? पीओके भारत के लिए कितना जरूरी है और आखिर भारत इसे कैसे वापस ले सकता है? 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, तब मुस्लिम लीग की डिमांड और ब्रिटिशर्स की चालों के चलते पाकिस्तान नाम का एक नया देश बनाकर भारत से अलग कर दिया गया था। पार्टीशन से पहले भारत में 584 प्रिंसली स्टेट्स थी, जिन पर राजा महाराजा राज करते थे। इन रियासतों को आजादी के समय 3 ऑप्शंस दिए गए थे, या तो वो भारत में शामिल हो सकते थे, या पाकिस्तान का हिस्सा बन सकते थे, या फिर खुद को एक इंडिपेंडेंट नेशन भी घोषित कर सकते थे। रियासतों को भारत में शामिल करना एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक चैलेंज था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ और स्ट्रैटेजी से 562 रियासतें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर भारत का हिस्सा बन गई थी। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में सबसे बड़ी और सबसे पेचीदा रियासत जम्मू और कश्मीर थी। 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा में फैला हुआ यह राज्य न सिर्फ बड़ा था, बल्कि रणनीतिक तौर पर भी बेहद जरूरी था। यहाँ के राजा हरि सिंह हिंदू थे, लेकिन उनकी रियासत की लगभग 77% आबादी मुस्लिम थी। ऐसे में हरि सिंह ना तो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते थे और ना ही भारत के साथ जाना चाहते थे। उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाए रखने का फैसला किया, लेकिन पाकिस्तान, जो उनके साथ पहले स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट एक्सेप्ट कर चुका था, उसने धीरे धीरे हरि सिंह पर पाकिस्तान में शामिल होने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। कभी धमकी दी तो कभी डिप्लोमेटिक चालें चली, लेकिन जब कुछ नहीं बना तो पाकिस्तान ने अपने असली चेहरे का नकाब हटा दिया। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने हजारों की तादाद में कबायली लड़ाकों और अपनी सेना के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। जिस कश्मीर को लोग जन्नत कहते थे, वहां कुछ ही दिनों में नर्क जैसा मंजर बन गया। हजारों निर्दोष लोगों को बेरहमी से मार दिया गया, शहर के शहर जला दिए गए, कश्मीर में हर तरफ लाशें बिछ गईं। पाकिस्तानी घुसपैठियों ने बारामुल्ला जैसे कई इलाकों में वो आतंक मचाया कि इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। वक्त बड़ी तेजी से निकलता जा रहा था और जम्मू कश्मीर पाकिस्तान की तरफ रेत की तरह फिसलता जा रहा था। हरि सिंह को अब समझ आ गया था कि न्यूट्रल रहना पॉसिबल नहीं है। उन्होंने भारत से तुरंत मदद की गुहार लगाई, लेकिन जब तक जम्मू कश्मीर ऑफिशियली भारत का हिस्सा नहीं बनता, तब तक भारत चाहकर भी लीगली मिलिट्री एक्शन नहीं ले सकता था।
इसलिए वक्त की नजाकत को समझते हुए 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद जम्मू एंड कश्मीर आधिकारिक रूप से भारत का हिस्सा बन गया। अब जम्मू एंड कश्मीर पर होने वाला हर हमला भारत की सॉवरेनिटी पर हमला था, इसलिए इंडियन आर्मी बिना देरी किए 27 अक्टूबर को कश्मीर पहुंच गई। कई महीनों तक युद्ध चलता रहा और भारतीय सेना ने अपनी ब्रेवरी और स्ट्रैटेजी से न सिर्फ पाकिस्तानी कबायलियों और सैनिकों को रोक दिया, बल्कि उन्हें कश्मीर के एक बड़े हिस्से से उल्टे पांव लौटने पर मजबूर कर दिया। ऐसा लग रहा था कि अगर यूं ही युद्ध चलता रहा तो भारत जल्द ही पाकिस्तानी घुसपैठियों को जम्मू कश्मीर से पूरी तरह खदेड़ने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन तभी भारत की तरफ से इतिहास की सबसे बड़ी रणनीतिक गलती होती है, जिससे कश्मीर का मुद्दा ऐसा उलझ जाता है कि वो आज तक नहीं सुलझ सका। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ये मुद्दा 1 जनवरी 1948 को यूनाइटेड नेशंस में ले जाते हैं और यहीं से कश्मीर का मामला और भी पेचीदा हो जाता है, जिसे पाकिस्तान ने फिर इंटरनेशनलाइज भी किया। यूएन के हस्तक्षेप से 1 जनवरी 1949 को दोनों देशों ने युद्ध विराम पर सहमति जता दी। सीज फायर लाइन वहीं पर तय हुई जहां दोनों देशों की सेनाएं उस वक्त खड़ी थी। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत के हिस्से जम्मू कश्मीर का सिर्फ 65% हिस्सा ही आया और बाकी 35% हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जिसे आज हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर POJK या POK के नाम से जानते हैं। यूएन ने रेजोल्यूशन 47 पारित करते हुए पाकिस्तान को अपने सभी ट्रूप्स और ट्राइबल इन्वेडर्स को जम्मू एंड कश्मीर से हटाने का आदेश दिया था, ताकि जम्मू एंड कश्मीर में फेयर एंड फ्री प्लेबिसाइट हो सके और वहां की जनता तय कर सके कि वो भारत का हिस्सा बने रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी सेना वहां से हटाने के बजाय POK में मिलिट्री प्रेजेंस और चरमपंथ को और मजबूती देने का काम किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज तक वो प्लेबिसाइट नहीं हो सका है। 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला एग्रीमेंट हुआ, जिसमें दोनों देशों ने इस मुद्दे को शांति और बातचीत के जरिए बिना किसी और देश की मध्यस्थता से सुलझाने का वादा किया। इसी के साथ सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC का नाम दे दिया गया, जो आज तक वास्तविक सीमा के रूप में मान्य है। पाकिस्तान के कब्जे में जम्मू कश्मीर का जो इलाका है उसे उसने 2 हिस्सों में बांट रखा है। पहला हिस्सा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसे पाकिस्तान आजाद जम्मू एंड कश्मीर AJK कहता है, और दूसरा हिस्सा गिलगित बाल्टिस्तान है। AJK करीब 13,297 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ लगभग 40 लाख लोग रहते हैं। पाकिस्तान बहुत चालाकी से इस हिस्से में पिछले कई दशकों से अपने एक्स सर्विसमैन पंजाबियों और पठानों को बसाता रहा है, ताकि यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो जाए और भविष्य में अगर बाय चांस कोई प्लेबिसाइट होता है तो उसे इसका फायदा मिल सके। यही वजह है कि खुद को कश्मीरी कहने वाली यहाँ की आबादी में से केवल 5% लोगों को ही कश्मीरी भाषा की समझ है, जबकि भारत के जम्मू कश्मीर में 53% लोग कश्मीरी बोलते हैं। पाकिस्तान दिखावे के लिए इस हिस्से को आजाद कश्मीर कहता है और कहने के लिए ये एक सेल्फ गवर्निंग स्टेट भी है, जिसका इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन है और जहाँ प्राइम मिनिस्टर से लेकर प्रेसिडेंट तक सब अलग चुने जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ये सिर्फ एक दिखावटी सरकार होती है, जिसकी लगाम पाकिस्तान की सरकार के हाथ में होती है। यहाँ तक कि यहाँ सिर्फ वही पार्टी या व्यक्ति चुनाव में हिस्सा ले सकता है जो पाकिस्तान से वफादारी की कसम खाता है। यहाँ का प्रेसिडेंट जब अपने पद की शपथ लेता है तो उसे कहना पड़ता है कि वो हमेशा पाकिस्तान के लिए लॉयल रहेगा। ये ताज्जुब की ही बात है कि पाकिस्तान जिस हिस्से को आजाद कहता है वो वहाँ के नेताओं और लोगों को हाशिए पर रखता है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर का दूसरा हिस्सा गिलगित बाल्टिस्तान है, जो POJK के पूरे एरिया का 85% हिस्सा है और 72,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ करीब 23 लाख की आबादी रहती है और ये इलाका 14 जिलों में बटा हुआ है। यहाँ की ज्यादातर आबादी बुरुशस्की, शीना और खोवर जैसी लोकल भाषाएं बोलती है और उर्दू का चलन यहाँ तब शुरू हुआ था जब पाकिस्तान ने इस इलाके पर कब्जा किया था। ये एक शिया मेजॉरिटी रीजन है, जबकि पाकिस्तान एक सुन्नी मेजॉरिटी देश है, जिस वजह से यहाँ बहुत से मौकों पर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। यहाँ चीफ मिनिस्टर और गवर्नर होते हैं, लेकिन इनकी लगाम भी पाकिस्तानी सरकार के हाथों में होती है। 5 अगस्त 2019 को जब से भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य से आर्टिकल 370 हटाकर उसे 2 यूनियन टेरिटरीज जम्मू कश्मीर और लद्दाख में रिऑर्गेनाइज किया है, तब से पाकिस्तान ने भारत के इस कदम का विरोध करते हुए गिलगित बाल्टिस्तान को अपना 5वां प्रांत बनाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं।
हालांकि अभी तक इसे आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया गया है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में AJK और गिलगित बाल्टिस्तान दोनों ही हिस्सों को उसके द्वारा कब्जाए जाने की वजह से पाकिस्तान का इंटीग्रल पार्ट नहीं माना गया है और पाकिस्तान खुद इन्हें डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहता है। इसके अलावा AJK और गिलगित बाल्टिस्तान के लोग पाकिस्तान की पार्लियामेंट के लिए वोट नहीं करते और ना ही वो किसी फेडरल इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा जम्मू कश्मीर के इन कब्जाए हिस्सों को केवल अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल साल 1963 में देखने को मिला, जब पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट के तहत गिलगित बाल्टिस्तान की शख्सगाम वैली का करीब 5180 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका चीन को सौंप दिया। ये जमीन सौंपने का कोई साधारण मामला नहीं था, बल्कि ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। पाकिस्तान ने इतना बड़ा इलाका चीन को सौंपकर उसके लिए जम्मू कश्मीर के अंदरूनी मामले में घुसने का दरवाजा खोल दिया, ताकि भारत अगर कभी POK को वापस लेने की कोशिश करे तो उसे सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं, चीन का भी सामना करना पड़े। हालांकि भारत ने इस चाइना पाकिस्तान बॉर्डर एग्रीमेंट को कभी मान्यता नहीं दी और हमेशा इसे गैर कानूनी बताया है। इस एग्रीमेंट के बाद ही चीन और पाकिस्तान की नजदीकियां शुरू हो गई। इसी समझौते के बाद काराकोरम हाईवे KKH का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, जो पाकिस्तान के पंजाब से होकर खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बाल्टिस्तान को पार करता हुआ सीधे चीन के जिनजियांग तक पहुंचता है। इसी हाईवे को एक्सटेंड करते हुए बाद में पाकिस्तान और चीन ने मिलकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC नाम का प्रोजेक्ट शुरू किया, जो भारत की सोवरेनिटी पर बहुत बड़ा खतरा है। भारत ने कई बार इंटरनेशनल मंचों पर CPEC का विरोध करते हुए साफ कहा है कि POK भारत का अभिन्न हिस्सा है और वहां कोई भी थर्ड पार्टी एक्टिविटी पूरी तरह गैर कानूनी है। पाकिस्तान ने कब्जाए हुए जम्मू कश्मीर यानी POK का इस्तेमाल सिर्फ सिंबॉलिक तौर पर नहीं किया, बल्कि उसने इसे भारत में आतंक फैलाने की फैक्ट्री भी बना दिया। पाकिस्तान ने 1980s में ही POK में टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स खोलकर आतंकियों को इंडिया में हमले करने की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान ने जमात-ए-इस्लामी कश्मीर और JKLF जैसे पॉलिटिकल ग्रुप्स को भी फंड करके कश्मीर में इंडिया के खिलाफ माहौल बनाने का काम किया। हिंदुओं और कश्मीरी पंडितों की टारगेटेड किलिंग भी इसी प्लान का हिस्सा थी, जिसे पाकिस्तान ने ऑपरेशन टूपाक नाम दिया था। 1990 में लाखों कश्मीरी पंडितों का पलायन इसी के चलते हुआ। इसके बाद एक बड़े आतंकी हमले हुए। 1998 में वनधामा, प्रंकोट और चापनारी जैसी जगहों पर मासूमों का कत्ल हुआ। 2000 में अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ। 2001 में जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली को निशाना बनाया गया। 2016 में उरी, बारामुल्ला, 2019 में पुलवामा, 2024 में सोनमर्ग, गुलमर्ग और रियासी में कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हुए और हर एक हमले की जड़ पाकिस्तान और POK में मौजूद टेरर नेटवर्क से जुड़ी थी। 22 अप्रैल 2025 का पहलगाम हमला भी इसी बड़ी साजिश का हिस्सा था। ऐसे हमले करने वाले आतंकियों को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI और पाकिस्तानी सेना की देखरेख में पाकिस्तान और POK में ट्रेन किया जाता है। POK में घुसपैठ कराकर भारत में तबाही मचाई जाती है। पर सवाल उठता है कि पाकिस्तान आखिर भारत के खिलाफ टेररिज्म का सहारा क्यों लेता है और भारत को चोट पहुंचाने के बजाय पाकिस्तान अपनी तरक्की पर ध्यान क्यों नहीं देता? इसका जवाब जानने के लिए हमें साल 1947 में चलना होगा, जब पाकिस्तान अस्तित्व में आया। विभाजन के बाद पाकिस्तान को ब्रिटिश इंडियन आर्मी का 30% हिस्सा, नेवी का 40% और एयरफोर्स का 20% मिला, लेकिन इकोनॉमी का सिर्फ 17.5% हिस्सा ही उसके पास आया। ऐसे में इतनी बड़ी सेना को संभालना पाकिस्तान के लिए भारी पड़ गया। 1948 में जब पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने पहला बजट पेश किया तो उसका 75% हिस्सा डिफेंस और सेना की तनख्वाह पर खर्च हुआ। ये पाकिस्तान के हर क्षेत्र में मिलिट्री की पकड़ मजबूत होने की शुरुआत थी। देखते ही देखते पाकिस्तान के रिसोर्सेज और पॉलिटिक्स पर पाकिस्तानी आर्मी ने इस कदर पकड़ बना ली कि 1958 में जनरल अयूब खान ने देश का पहला मिलिट्री कू कर दिया। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन डिसॉल्व हुआ, मार्शल लॉ लगा और फिर पाकिस्तान एक लोकतंत्र से ज्यादा एक सैन्य राज्य बनकर रह गया। 1977 और 1999 में भी 2 और मिलिट्री कू हुए और ये साफ हो गया कि पाकिस्तान में असली ताकत सेना के ही पास रहेगी। इसी वजह से पाकिस्तान में ये हाल है कि 1947 से आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं कर पाया।
वहाँ कभी सिविलियन गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दिया जाता है तो कभी सरकार सिर्फ सेना की कठपुतली बनकर रह जाती है। जो भी नेता सेना की लाइन से हटता है या तो उन्हें एग्जाइल में भेजा जाता है, फांसी पर चढ़ा दिया जाता है या फिर जेल में सड़ाया जाता है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान है, जो आज भी जेल में है और जिनके साथ पाकिस्तानी सेना की ज्यादतियों की खबरें समय समय पर बाहर आती रहती है। पाकिस्तान की सेना को पता है कि भारत से अगर रिश्ते सुधर गए तो उनकी ताकत कम हो जाएगी, इसलिए भारत से दुश्मनी पाकिस्तान की सेना की सर्वाइवल स्ट्रेटेजी बन गई है। इसी माइंडसेट ने 1965, 1971 और 1999 की जंगों को जन्म दिया, जिनमें हर बार पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। 1971 की हार पाकिस्तान के लिए सबसे शर्मनाक थी, जिसमें 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारत के सामने सरेंडर करना पड़ा और पाकिस्तान अपने आधे हिस्से ईस्ट पाकिस्तान से हाथ धो बैठा। पाकिस्तानी आर्मी को समझ आ गया था कि भारत से सीधी जंग में वो कभी नहीं जीत सकते, इसलिए पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वॉर का रास्ता चुना, जिसमें नुकसान भारत को हो लेकिन पाकिस्तान सीधे तौर पर जिम्मेदार ना दिखे। यही से ISI और पाकिस्तानी सेना ने मिलकर आतंक का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया और जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों को पाला गया। POK और पाकिस्तान के भीतर दर्जनों ट्रेनिंग कैंप्स तैयार किए गए, जहां आतंकियों को हथियार, नक्शे और घुसपैठ की ट्रेनिंग दी जाती है। जम्मू कश्मीर में हमला करने के लिए POK से ही आतंकियों को भेजा जाता रहा है, क्योंकि वहां की जियोग्राफिकल कंडीशंस आतंकियों को भारत में घुसपैठ का एक आसान रास्ता प्रदान करती है। यहाँ मौजूद घाटियों, पहाड़ों, घने जंगलों और कमजोर फेंसिंग वाली LOC से होकर आतंकी आराम से भारत में दाखिल हो जाते हैं और आम नागरिकों और भारतीय सेनाओं को निशाना बनाते हैं। ये पाकिस्तान की लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट रणनीति है, जिसके तहत इस तरह के हमलों से पाकिस्तान को कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। उसके केवल कुछ आतंकी मारे जाते हैं, लेकिन भारत को जान माल का भारी नुकसान झेलना पड़ता है। हर हमले के बाद पाकिस्तान उससे हाथ झाड़कर खुद को बचाने की कोशिश करता है। जब भारत आतंकियों को मारने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक करता है तो पाकिस्तान अपनी सॉवरेनिटी का रोना रोकर दुनिया भर में विक्टिम कार्ड खेलने लगता है। POK में कई ऐसे मदरसे भी चलाए जाते हैं जहां बच्चों को जिहाद और भारत से नफरत की तालीम दी जाती है। हाल ही में जब भारत ने पहलगाम अटैक का जवाब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया और आतंकी कैंप्स को तबाह किया, तो पाकिस्तान की बौखलाहट साफ देखने को मिली। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने नेशनल असेंबली में कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो मदरसों के बच्चों को सेना में शामिल किया जाएगा, क्योंकि वो हमारी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। उनका ये बयान साबित करता है कि पाकिस्तान की नजर में मदरसे शिक्षा के नहीं बल्कि आतंक के कारखाने हैं। भारत अब तक 3 बार पाकिस्तान और POK के आतंकी ठिकानों पर प्रहार कर चुका है, लेकिन कुछ महीनों की शांति के बाद ये आतंकी फिर से उठ खड़े होते हैं, क्योंकि आतंक अब पाकिस्तान की नीतियों का हिस्सा बन चुका है। सालों से पाकिस्तान आतंकवाद को एक प्रॉक्सी वॉर की तरह इस्तेमाल करता आया है और जब भी भारत मिलिट्री एक्शन की तरफ बढ़ता है तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर की गीदड़ भभकी देता है, ताकि इंटरनेशनल ताकतें दोनों देशों को बातचीत के लिए मजबूर कर दे और युद्ध की स्थिति ना बन पाए। भारत में पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही आतंकवादी गतिविधियों पर फुल स्टॉप लगाने के लिए POK का भारत में दोबारा मिलना बेहद जरूरी है। जब तक जम्मू कश्मीर का यह हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में रहेगा, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। अगर POK फिर से भारत से जुड़ जाता है तो वहां की स्थिति इंडियन अथॉरिटीज के कंट्रोल में आ जाएगी। आतंकवादी कैंप्स का सफाया किया जा सकेगा और आतंकियों पर सीधा शिकंजा कसा जा सकेगा। ऐसे में पाकिस्तान के लिए भारत में आतंक फैलाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। लेकिन POK के भारत से जुड़ने का फायदा सिर्फ इतना नहीं है, बल्कि POK भारत के लिए स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल तीनों ही मोर्चों पर बेहद अहम है। POK की लोकेशन इसे स्ट्रेटेजिकली बेहद सेंसिटिव बनाती है। इसकी सीमाएं कई देशों से लगती है। ये वेस्ट में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा पास और अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर से मिलता है। नॉर्थ में चीन के जिनजियांग प्रोविंस, साउथ में पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस और ईस्ट में भारत के बाकी जम्मू एंड कश्मीर से मिलता है। अगर POK भारत का हिस्सा होता तो भारत को अफगानिस्तान से सीधी रोड कनेक्टिविटी मिलती। अफगानिस्तान को सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के बीच स्थित होने की वजह से हार्ट ऑफ एशिया कहा जाता है। इतिहास में खैबर और बोलन पासेस के जरिए भारत और अफगानिस्तान के बीच एक जबरदस्त व्यापारिक और सांस्कृतिक कनेक्शन रहा है। लेकिन आज भारत को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में घुसने के लिए काफी हद तक पाकिस्तान के ट्रांजिट रूट्स पर निर्भर रहना पड़ता है, जो न केवल मुश्किल है बल्कि दोनों देशों
देशों के बीच तनाव के कारण अक्सर बंद ही रहते हैं। पीओके सेंट्रल एशियन कंट्रीज जैसे ताजिकिस्तान और अन्य ऑयल गैस रिच देशों के बेहद करीब है। अगर ये हिस्सा भारत के पास होता तो भारत को इन नेचुरल रिसोर्सेज तक पहुंचने में हजारों किलोमीटर की दूरी की बचत होती। तेल और गैस को भारत तक लाने में अरबों डॉलर्स की लागत घट जाती। कनेक्टिविटी की कमी की वजह से आज भारत और सेंट्रल एशिया के बीच ट्रेड वॉल्यूम सिर्फ $2 बिलियन का है, जबकि वही चाइना का ट्रेड वॉल्यूम सेंट्रल एशिया के साथ भारत से करीब 50 गुना ज्यादा यानी $100 बिलियन का है। इस इलाके के पाकिस्तान के कब्जे में होने के कारण भारत इन व्यापारिक फायदों से वंचित रहा है। अगर भारत पीओके को वापस ले लेता है तो गिलगित बल्तिस्तान में दोबारा एडमिनिस्ट्रेशन होने के बाद भारत श्रीनगर कारगिल होते हुए स्कर्दू गिलगित और फिर इरशाद पास के जरिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंच सकेगा। जैसे ही ये ट्रेड रूट खुलेगा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त उछाल आएगा। ये इलाके फिर सिल्क रूट जैसे इंटरनेशनल ट्रेड हब्स बन सकते हैं। लेकिन हकीकत में ये सब इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान और चीन की सबसे बड़ी चाल चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC है। ये $60 बिलियन से भी ज्यादा का 3000 किलोमीटर लंबा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जो चीन के काशगर शहर से शुरू होता है और गिलगित बल्तिस्तान से होते हुए बलोचिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक जाता है। इस प्रोजेक्ट के जरिए चाइना और पाकिस्तान एक दूसरे से हाईवे, रेलवे और पाइपलाइन के जरिए स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक रूप से बंधते जा रहे हैं। चीन और पाकिस्तान 2030 तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहते हैं, जिसके बाद चाइना को ग्वादर पोर्ट से मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और इंडियन ओशन में एक आसान एक्सेस मिल जाएगा। यहाँ से वो इंडियन नेवी की भी हर एक्टिविटी पर नजर रख सकता है, जिससे भारत की समुद्री रणनीतिक पकड़ पर बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। आज चाइना के तियानजिन पोर्ट से पर्शियन गल्फ तक का समुद्री रास्ता लगभग 13,000 किलोमीटर लंबा है, जो स्ट्रेट ऑफ मलाका से होकर गुजरता है और भारत के अराउंड घूमता है। लेकिन CPEC के जरिए ये दूरी घटकर सिर्फ 2000 किलोमीटर की सड़क यात्रा बनकर रह जाएगी। चीन और पाकिस्तान की ये पूरी रणनीति पीओके पर आधारित है और यही वजह है कि पीओके का भारत से अलग होना भारत के लिए सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती है। जहां चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत की जमीन पर सड़कें बना रहे हैं, टनल्स खोद रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, तो वही भारत को सेंट्रल एशिया से जुड़ने के लिए ईरान में चाबहार बंदरगाह पर बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। इसका मकसद ईरान और अफगानिस्तान के जरिए सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट तक एक ऑल्टरनेट ट्रेड रूट बनाने का है। लेकिन इस रूट को पूरी तरह विकसित करने में भारत को कई कानूनी अड़चनों और ईरान की राजनीतिक अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए अगर भारत को रीजनल ट्रेड, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल करनी है तो सबसे जरूरी कदम पीओके को फिर से भारत में मिलाना है। इसके अलावा पीओके में भारत के लिए वाटर रिसोर्सेज एक और छुपा हुआ खजाना है। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां इस क्षेत्र से होकर गुजरती है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए बेहद अनुकूल है। अगर पीओके भारत के पास होता है तो यहाँ बड़ी संख्या में डैम्स और पावर प्रोजेक्ट स्थापित किए जा सकते हैं, जो यहाँ की तरक्की का जरिया बनकर भारत की ऊर्जा जरूरतों को काफी हद तक पूरा कर सकते हैं। पीओके का भारत में दोबारा शामिल होना न सिर्फ भारत की सुरक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि ये हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, ट्रेड पोटेंशियल, एनर्जी नीड्स और रीजनल इन्फ्लुएंस के लिए भी क्रिटिकल है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर भारत पीओके को कैसे वापस हासिल कर सकता है। पीओके को वापस लेने के लिए भारत एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी अपना सकता है, जिसमें डिप्लोमेटिक प्रेशर, पाकिस्तान में इंटरनल अनरेस्ट, पीओके में पब्लिक अपराइजिंग और कैलकुलेटेड मिलिट्री एक्शन जैसी चीजों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। आज पाकिस्तान के अंदर हालात पहले से कहीं ज्यादा कमजोर है। बलोचिस्तान में आजादी की मांग तेज हो चुकी है। ये इलाका पाकिस्तान की 44% जमीन घेरता है और नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर है, लेकिन वहां की जनता को ना तो उसके संसाधनों का हक मिला और ना ही वहां कोई विकास हुआ। पाकिस्तान की हुकूमत वहां सिर्फ लूट और दमन करती रही है। इसी का नतीजा है कि आज बलूच लोग पाकिस्तान से पूरी तरह आजादी चाहते हैं। बलोच लीडर मीर यार बलोच ने हाल ही में पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस की घोषणा करते हुए ऐलान किया है, वी आर नॉट पाकिस्तानी, वी आर बलोचिस्तानी। उन्होंने भारत से समर्थन मांगा और न्यू दिल्ली में एक बलोच एम्बेसी खोलने की भी मांग रखी। इसी के साथ बलूच लिबरेशन आर्मी ने
पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। BLA ने हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ खुला मोर्चा खोलते हुए ऑपरेशन हीरोफ 2.0 की शुरुआत की है, जिसके तहत पाकिस्तान की 58 मिलिट्री पोस्ट और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 78 से ज्यादा हमले किए जा चुके हैं। वहां कभी ट्रेन को हाईजैक कर लिया जाता है तो कभी पाकिस्तानी सैनिकों के कॉन्वॉय को बम धमाकों और गोलियों से निशाना बनाया जाता है। ये भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है। भारत अपनी इंटेलिजेंस और कोवर्ट सपोर्ट से इस आंदोलन को और भी संगठित कर सकता है। अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होता है तो पाकिस्तान के इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक बैकबोन टूट जाएगी, क्योंकि वहां के ग्वादर, ओरमारा और पासनी जैसे पोर्ट्स सेंट्रल एशिया के लिए सबसे क्रिटिकल सी ट्रेड रूट्स है। सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के कुछ इलाकों में भी आजादी की मांगे जोर पकड़ रही है। अगर ये तीनों मोर्चे एक साथ जल उठे तो पाकिस्तान इंटरनल केओस में उलझ जाएगा और ऐसे समय में भारत चौतरफा दबाव बनाकर POK के मुद्दे पर पाकिस्तान को पूरी तरह आइसोलेट कर सकता है। इसके साथ ही भारत को इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था पर प्रहार करना होगा। पाकिस्तान आज पूरी तरह से IMF और चीन के कर्ज पर टिका हुआ है। पाकिस्तान की सरकार एक तरफ टेररिज्म को स्पॉन्सर करके भारत में आतंक फैलाती है, दूसरी ओर वो खुद को बेचारा दिखाकर बड़ी चालाकी से IMF जैसे संस्थानों को कर्ज देने के लिए मना लेती है। ऐसे में भारत IMF के पावरफुल सदस्य देशों को पाकिस्तान की आतंकवाद समर्थन नीति दिखाकर कन्विंस कर सकता है ताकि पाकिस्तान को फ्यूचर में कोई भी लोन ना मिले। FATF पहले ही पाकिस्तान को 3 बार ग्रे लिस्ट में डाल चुका है। हालांकि 2022 में वो इससे बाहर निकल गया था, इसलिए भारत को फिर से पाकिस्तान की टेररिज्म फंडिंग और भारत में हुए हमलों के सबूत FATF में पेश करके उसे ग्रे लिस्ट में डालने की कोशिश करनी होगी। अगर ये होता है तो पाकिस्तान पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस और भी सख्त हो जाएंगी। और जब एक तरफ देश में इंटरनल रिबेलियन होगा तो दूसरी तरफ इकोनॉमी भी ध्वस्त हो रही होगी। तब पाकिस्तान की जनता ही अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आएगी और ये वही समय होगा जब भारत अपने मिशन को पूरा करने के लिए सही जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट हासिल कर चुका होगा। जब पाकिस्तान अपने ही इंटरनल क्राइसिस में उलझा हुआ होगा तब भारत के लिए POK में रणनीतिक बढ़त लेने का बेहतरीन मौका हो सकता है। POK में भी पाकिस्तान के लिए हालात बहुत खराब है। वहाँ पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन लगातार तेज होते जा रहे हैं। लोगों का गुस्सा सिर्फ पाकिस्तान की नीतियों पर नहीं बल्कि उसके दोहरे रवैये और भेदभाव के खिलाफ भी है। पाकिस्तान की इकोनॉमी आज बुरी तरह चरमरा चुकी है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया है। शुरू में पाकिस्तान सरकार ने गेहूं और आटे पर सब्सिडी दी जो POK में भी लागू थी, लेकिन कुछ ही महीनों में ये सब्सिडी वहां से हटा ली गई। इससे लोगों में जबरदस्त गुस्सा फूटा और POK की सड़कों पर सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गए। इस आक्रोश को देख पाकिस्तान सरकार को ये सब्सिडी दोबारा चालू करनी पड़ी, लेकिन वहां के लोगों का गुस्सा यही नहीं थमा, क्योंकि POK में बिजली की हालत भी बदतर है। पाकिस्तान की टोटल 20% इलेक्ट्रिसिटी POK के मांगला डैम से पैदा होती है, लेकिन फिर भी वहां की जनता को सिर्फ 30% सप्लाई दी जाती है और बाकी की बिजली पाकिस्तान अपने पंजाब को सप्लाई करता है। इसके चलते POK में 12-12 घंटों की पावर कट होती है और इस पर भी भारी भरकम बिजली बिल होते हैं, जिन पर टैक्सेस इतने ज्यादा है कि कुछ लोगों की आधी से ज्यादा कमाई इसी में चली जाती है। इन सभी कारणों के चलते 2023 से अब तक वहां मैसिव प्रोटेस्ट हो चुके हैं। वहां कभी पाकिस्तान सरकार के डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आजादी के नारे लगते हैं तो कभी भारत से मदद की मांग की जाती है। कई बार ये प्रोटेस्ट हिंसा का रूप भी ले चुके हैं। कभी जनता ने पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश में किसी पुलिसकर्मी की जान ले ली तो कभी किसी SDM को भीड़ में पीटकर उसके कपड़े तक फाड़ दिए। POK में ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद माना है कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी ISI यहां प्रेस और प्रो इंडिपेंडेंस ग्रुप्स की निगरानी करती है और पाकिस्तान के खिलाफ बोलने पर लोगों को या तो अरेस्ट कर लिया जाता है या मार दिया जाता है या फिर कहीं गायब कर दिया जाता है। POK की जनता पाकिस्तान सरकार के भेदभावपूर्ण रवैये, सेना के अत्याचार और बढ़ती महंगाई से अब तंग आ चुकी है। ऐसे में भारत के पास एक बड़ा अवसर है कि वो अपनी इंटेलिजेंस के जरिए वहां के जन आंदोलनों को दिशा दे सकता है। AJK में पाकिस्तान की कठपुतली सरकार होती है जो लोगों की आवाज से ऊपर पाकिस्तान के हुक्म को रखती है। यहाँ अभी चौधरी अनवरुल हक प्राइम मिनिस्टर है जो पाकिस्तान के इशारे पर नाचते हैं। समय समय पर AJK के रिप्रेजेंटेटिव्स पाकिस्तान की इंटरफेरेंस
को ओपनली क्रिटिसाइज कर चुके हैं। ऐसे में अगर भारत वहां की लोकल पार्टीज को बैक करके एक प्रो इंडिया पॉलिटिकल लीडरशिप को नर्चर करे, जैसे कि कभी सिक्किम में हुआ था, तो एक नया पॉलिटिकल फोर्स उभर सकता है जो आने वाले सालों में जनमत को भारत के पक्ष में मोड़ देगा। अगर दोनों देशों के बीच पीओके को लेकर जंग होती है तो भारत सैन्य ताकत में भी पाकिस्तान से कई गुना मजबूत है। आज भारतीय सेना दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है और 14.5 लाख एक्टिव सैनिकों के साथ भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एक्टिव आर्मी है। बेशक ओवरऑल मिलिट्री पावर में भारत पाकिस्तान से बहुत आगे है, लेकिन बात इतनी सीधी भी नहीं है। पीओके का इलाका बेहद दुर्गम और पहाड़ी वाला है और ऊंचे पहाड़, नैरो रास्ते और सीमित रोड कनेक्टिविटी के कारण यहाँ जमीनी जंग भारत के लिए चुनौती बन सकती है। भारी टैंक, हथियार और रसद पहुंचाना यहाँ आसान नहीं होगा, जबकि पाकिस्तान को वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशंस की पूरी जानकारी है। इसलिए भारत को किसी भी मिलिट्री एक्शन से पहले वहां के लोगों का मन पूरी तरह जीतना होगा ताकि वो भारत की मदद कर सके। चूंकि पीओके एक बेहद मिलिटराइज्ड जोन है जिसे पाकिस्तान ने भारी सैन्य मौजूदगी के साथ किले की तरह बना रखा है, इसलिए किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन की शुरुआत में सबसे पहले पाकिस्तान की महत्वपूर्ण सैन्य चौकियों और इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाकर खत्म करना जरूरी होगा। इसके बाद ही जमीन पर टेरिटोरियल कैप्चर करने की रणनीति अपनाई जा सकती है। वहां के कुछ पाकिस्तान सपोर्टेड ग्रुप्स एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी भारत के काम में अड़ंगा डाल सकते हैं, इसलिए इंडिया के लिए इन्हें भी काबू में रखना जरूरी होगा। अगर भारत पीओके में कोई मिलिट्री एक्शन लेता है तो चाइना का इस जंग में शामिल होना भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। पाकिस्तान ने पीओके का कुछ हिस्सा पहले ही चीन को दे रखा है और चीन पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान से सीपीईसी का स्ट्रेटेजिक रूट भी बना रहा है। इसलिए अगर भारत वहां कोई कार्रवाई करता है तो चीन मिलिट्री और इकोनॉमिकल दोनों स्तर पर अपनी दखल दे सकता है और यही भारत के सामने टू फ्रंट वॉर का सबसे बड़ा खतरा है। ऐसे में पाकिस्तान के साथ साथ चीन से भी लड़ना भारत की मुश्किल काफी बढ़ा सकता है। इसलिए भारत चीन को युद्ध में शामिल होने से रोकने के लिए मल्टी फ्रंट डिप्लोमेसी के सहारे काउंटर कर सकता है। चीन कई बार यूनाइटेड नेशंस में पीओके से जुड़े भारत के प्रस्तावों पर वीटो लगा चुका है, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। भारत आज कई पावरफुल इंस्टीट्यूशन का हिस्सा है जिसमें अमेरिका, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और कई यूरोपीय देश शामिल है। क्वाड का गठन ही इसलिए हुआ था ताकि चीन के बढ़ते दबदबे को रोका जा सके। ऐसे में भारत उन देशों के साथ मिलकर चीन को पीओके के मुद्दे पर चुप करवा सकता है। यूएन में भारत के समर्थन में अब अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे 4 बड़े वीटो पावर है। हालांकि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश सबसे पहले अपना फायदा देखते हैं, इसलिए उन्हें अपने पक्ष में करना आसान नहीं होगा। लेकिन जब पाकिस्तान भीतर से पूरी तरह बिखर रहा होगा, उसके प्रांत बगावत की कगार पर होंगे और पीओके की जनता खुलकर आजादी की मांग कर रही होगी, तब भारत को इंटरनेशनल सपोर्ट जुटाना पहले से आसान हो जाएगा और उसी वक्त भारत एक कड़े सैन्य ऑपरेशन के जरिए पीओके को फिर से खुद में शामिल कर सकता है। इसके बाद अगर दोनों देशों के बीच वॉर होती है तो न्यूक्लियर वॉर का खतरा भी रह सकता है। पाकिस्तान कश्मीर को अपने गले की नस बताता है, जिससे साफ है कि वो कश्मीर के लिए आखिरी हद तक जाने की कोशिश कर सकता है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, लेकिन भारत नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को मानता है, जिसके हिसाब से जब तक कोई देश भारत पर परमाणु हमला नहीं करेगा, भारत ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा। लेकिन पाकिस्तान इस नीति को नहीं मानता। अगर उसे भारत से कोई खतरा महसूस हुआ तो वो पहले न्यूक्लियर हमला कर सकता है। इस तरह का अस्थिर रवैया किसी भी युद्ध को बेहद खतरनाक बना सकता है। भारत को इन पहलुओं को ध्यान में रखकर ही कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई करनी होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बड़े युद्ध का एक परिणाम यह भी होगा कि जहां पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बिल्कुल गर्त में चली जाएगी, तो वही युद्ध की एक बड़ी कीमत भारत की इकोनॉमी को भी चुकानी पड़ेगी। लेकिन नुकसान को देखकर क्या भारत के एक अभिन्न हिस्से को हमेशा के लिए दुश्मन देश के हवाले छोड़ा जा सकता है? पीओके सिर्फ कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि वो भारत के मुकुट कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा है जो भारत की पहचान और अधिकार है। पीओके को वापस हासिल करना सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल एम नहीं है, बल्कि ये भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और नेशनल प्राइड का सवाल है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में 24 सीटें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके के लिए रिजर्व रखी गई है। जम्मू कश्मीर का नक्शा तभी पूरा होगा जब उसका हर इंच भारत के पास वापस आएगा। ये रास्ता लंबा और जटिल जरूर है, लेकिन हर भारतीय को यकीन है कि वो दिन जरूर आएगा जब जम्मू कश्मीर का ये हिस्सा सिर्फ भारत के नक्शे में नहीं, भारत की सरहदों में भी शामिल हो।